अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मुझे बताया है कि आप लोगों ने चैप्टर 2 के मैप से पहले तक उसको पढ़ लिया हुआ है। तो के मैप हमने अभी स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 जो बूलियन अलजेब्रा है उसकी कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर आगे जाएं तो आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ चैप्टर नंबर 2 से जो मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है, ड्राइंग सर्किट डायग्राम फ्रॉम बूलियन फंक्शन। अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन हो तो उससे हम कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये बूलियन फंक्शन मैंने एक लिखा हुआ है, फिजिकल टू एक्स बार वाई बार जी प्लस एक्स वाई जी बार प्लस एक्स वाई बार। तो इस बूलियन फंक्शन में अगर आप नोट करें तो तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जी। एक्स के ऊपर भी बार आ रहा है, वाई के ऊपर भी बार है और जेड के ऊपर भी बार है। तो जब भी हमें बार रिक्वायर्ड होगा तो उसका मतलब होगा नॉट गेट, कि हम उस फंक्शन उस वेरिएबल का नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्स है, इसका मैंने नॉट किया तो ये एक्स बार बन गया। ये वाई है, इसका मैंने नॉट किया तो ये वाई बार बन गया। ये जेड है तो इसका मैंने नॉट किया तो ये जेड बार बन गया। आगे अगर आप देखें इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर आ रही है वो एक्स बार एंड, दरम्यान में अगर कोई ऑपरेटर नहीं है तो वो एंड है। तो एक्स बार एंड वाई बार एंड जी। तो मैंने ये एक एंड गेट लगाया, फर्स्ट इनपुट उसको एक्स बार से दे रहा हूँ, सेकेंड इनपुट उसको वाई बार से दे रहा हूँ, थर्ड इनपुट उसको जी से दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के डिफरेंट वेज हैं कि आप डायरेक्टली वायर्स भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यहाँ से एक वायर लें, इस एक्स बार पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दें, यहाँ से इस एक्स बार से कनेक्शन लें और यहाँ पे कनेक्ट कर दें। इस तरह ये वाई बार यहाँ से इधर कनेक्ट कर दें। इस तरह ये जी यहाँ से कनेक्शन लें इसका और इधर इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। तो आप वायर्स के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं और सिंपल वेरिएबल्स के नेम भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड्स करेक्ट हैं सर्किट ड्राइंग का। लेकिन जब आप वायर्स के साथ ड्राइंग करते हैं तो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वायरिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे ज़रा उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो प्रेफर करता हूँ कि वायर्स कम से कम हो, ताकि जो सर्किट है वो नीट एंड क्लीन हो। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म है एक्स बार वाई बार एंड जी। अब एक्स बार ये यहाँ से कनेक्टेड है, वाई बार ये यहाँ से कनेक्टेड है और जी ये यहाँ से इधर कनेक्टेड है। अब एक्स वाई जी बार दूसरा एंड गेट लगेगा, फर्स्ट कनेक्शन उसका एक्स से, सेकंड कनेक्शन वाई से, थर्ड कनेक्शन उसको जी बार से मिलेगा। अब एक्स वाई बार टू इनपुट एंड गेट लगेगा, फर्स्ट इनपुट एक्स से, सेकंड इनपुट वाई बार से। अब ये तीनों टर्म्स आपस में और हो रही हैं, ये प्लस का सिंबल और को शो कर रहा है। तो ये और ऑपरेटर या और गेट मैंने लगा दिया और इसकी आउटपुट शो कर दी एफ। अब यहाँ पे भी मैंने एक इंटरेक्ट वायरिंग यूज़ कर दी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ये वायरिंग बेशक शो ना करें, यहाँ पे आप कोई वेरिएबल नेम असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल ए, इसको लिख दें बी और इसको लिख दें सी। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ए बी एंड सी। तो अब वायरिंग्स के थ्रू भी आप कनेक्शन कर सकते हैं सर्किट का और विदाउट वायरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप विदाउट वायरिंग कर रहे हैं फिर आपको वेरिएबल्स के नेम यूज़ करके वो लिखने पड़ेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो है राइटिंग बूलियन फंक्शन फ्रॉम द गिवन सर्किट। अगर हमारे पास कोई सर्किट गिवन हो, बूलियन लॉजिक सर्किट गिवन हो, तो उससे हम उस सर्किट की जो आउटपुट इक्वेशन है वो लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने कोई रैंडम सा एक सर्किट ड्रॉ किया है। इसमें जब ये सर्किट ओरिजिनली गिवन है तो ये W1 W2 W3 इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ था। तो ये W1 W2 W3 ये मैंने खुद इसके ऊपर मार्किंग की है। तो जब भी आपने किसी भी सर्किट से इक्वेशंस फाइंड करनी है आउटपुट वेरिएबल की, तो दरमियान में जितने भी उसके स्टेजेस बन रहे हैं वहाँ पे आपने इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स है हमने पास से असाइन कर देने हैं। ये देखिए ये एक फर्स्ट स्टेज बन रहा है, ये एक सेकंड स्टेज है। तो इन दोनों के दरमियान में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया W1।
यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दें W2, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दें W3। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। इसी तरह आप अगर यहाँ पे भी डिफाइन करना चाहें नॉट गेट के आउटपुट पे, तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है तो इस वजह से मैंने जस्ट यहाँ भी वेरिएबल डिफाइन किए। ओके, अब जो W1 है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये x है, ये x यहाँ पे आएगा, x बार हो जाएगा, ये y यहाँ पे है, y बार हो गया। तो W1 विल बी इक्वल टू एंड हो रहा है x बार का एंड y बार का, W2 एंड हो रहा है y बार का एंड z का, तो इसको हम लिखेंगे y बार एंड z। W3 हमारे पास है W इनपुट का नॉट। आगे f अगर आप देखें तो वो है W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि आर गेट लगा हुआ है। W1 की वैल्यू पुट कर दें x बार y बार, W2 की वैल्यू पुट कर दें y बार एंड z, W3 की वैल्यू पुट कर दें W बार। तो इस तरह आप किसी भी बोलियन सर्किट से उसकी बोलियन फंक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। मेन टेक्निक क्या है, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक से ज़्यादा गेट्स एक दूसरे के इनपुट्स में जा रहे हैं, तो आप जो इंटरमीडिएट गेट्स हैं उनकी आउटपुट पे वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से असाइन कर दें और उन वेरिएबल्स की इक्वेशन लिखें और उन इक्वेशन से फिर आगे फर्दर आउटपुट की इक्वेशन लिखें और जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें एक्सप्रेशन के अंदर। इस तरह यहाँ पे f का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर W1, W2, W3 आ रहा है, ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जो हमने खुद डिफाइन किए हैं और इन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं हमने अब इनके अंदर पुट कर दी, तो ये हमारे पास अब इस सर्किट का ये बूलियन फंक्शन बन गया। जब भी आप बूलियन फंक्शन लिखेंगे, जो भी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए होंगे वो फाइनल फंक्शन में अपीयर नहीं होने चाहिए। फाइनल फंक्शन में सिर्फ इनपुट वेरिएबल्स आने चाहिए, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हम जस्ट सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट जो है ड्राइंग ट्रूथ टेबल ऑफ बोलियन फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई बोलियन फंक्शन हो तो उसका ट्रूथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखें, थ्री वेरिएबल बोलियन फंक्शन है, इसमें x भी है, y भी है, z भी है। तो सबसे पहले आपने 3 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। x, y एंड z 3 इनपुट्स हैं, z 0 1 0 1 0 1 0 1, z एक चेंज होगा, y में 0 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह x के अंदर 4 zeros एंड 4 1। अगर इस तरह कोई चौथा वेरिएबल होता उसके अंदर 8 zeros आती हैं और 8 उसमें 1s आते हैं, 8 1s आते हैं। ओके, अब अगर आप इस बोलियन एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो x बार भी आ रहा है, y बार भी आ रहा है, z बार भी आ रहा है। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस x को कम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसको नॉट ले लेते हैं। तो x का नॉट यहाँ पे 4 zeros हैं तो ये 4 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 1 हैं तो ये 4 zeros हो जाएंगे। इस तरह y का कॉम्प्लीमेंट ये 0 0 की जगह इधर आ जाएगा 1 1, ये 1 1 की जगह आ जाएगा 0 0 एंड सो ऑन। z का कॉम्प्लीमेंट ये 0 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ये 0 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। इस तरह ये हमारे पास 3 कॉलम आ गए, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट। ओके, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है x बार, y बार एंड z है। अब इसका मतलब यह है कि हमने x बार कॉलम को मल्टीप्लाई करना है y बार कॉलम के साथ एंड z के साथ, ये इनको प्रोडक्ट करना है। तो x बार ये है, इसकी वैल्यू 1 है, y बार की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया। आगे z के साथ मल्टीप्लाई करना है, z 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट आप देखें, ये x बार 1 इंटू वाई बार 1, दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन 1 आ गई। ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 1, और ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह x बार 1 है, यहाँ पे y बार 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 0 है 0 है। इस तरह आगे सारे एलिमेंट्स जो फिल हो जाएंगे। इस तरह x y z बार किस तरह फिल होगा, x कॉलम को मल्टीप्लाई करना है y के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है z बार के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ फर्स्ट एलिमेंट्स फिल करता हूँ, ये देखें जी, ये x है, ये y, 0 इंटू 0 इंटू दिस 1, तो आंसर 0 आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 0 into 0 into this 0, आंसर फिर भी 0. 0 into 1, आंसर 0, multiplied by this 1, again 0. सो ऑन करते करते यहाँ पे 1 आ रहा है, x 1 है, y भी 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और जब ये z बार से मल्टीप्लाई होगा वो भी 1 है, तो सबका आंसर आ जाएगा 1. इस तरह x y z ये यहाँ पे तीनों 1 हैं, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा इनके प्रोडक्ट का, बाकी हर जगह पे आंसर 0 रहेगा. अब ये और हो रहा है, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का भी एक कॉलम आ गया, इसका भी कॉलम आ गया और इसका भी कॉलम आ गया. अब ये तीनों आपस में आर हो रहे हैं, तो अब हमने इस कॉलम को, इसको और इसको आपस में आर करना है. तो 0 + 0 + 0, ये हमारे पास और गेट 0 होता है. और गेट की प्रॉपर्टी अगर एक भी 1 हो तो उसकी आउटपुट 1 आती है, तो 1 + 0 + 0 ये 1 हो जाएगा. अगर तीनों 0 हैं तो ये 0. अब यहाँ पे एक 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है तो इधर भी 1 आ गया. तो इस तरह हम किसी भी बूलियन फंक्शन का वो ट्रूथ टेबल वो ड्रॉ कर सकते हैं. टेक्निक क्या है कि पहले आप इनपुट वेरिएबल्स लिखें, फिर उसके बाद देखें कि कौन कौन से वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वो उसका एक कॉलम बना लें. उसके बाद जितने इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनके कॉलम्स बनाएं. फिर एंड पे सबको आपस में अगर प्लस आ रहा है तो और कर दें, अगर यहाँ पे एंड आ रहा होता तो फिर एंड पे दोबारा हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके जी, ये टेक्निक है ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने की. अब ये देखें जी, इसमें हमने ये इंटरमीडिएट स्टेप्स परफॉर्म किए हैं फाइनल एफ का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए. हमने x बार फाइंड किया, y बार फाइंड किया, z बार फाइंड किया, फिर x बार, y बार, z, x y z बार, x y z. ये सारी चीज़ें फाइंड करने के बाद हमें f का आंसर जो है ना, या f का कॉलम, उसकी एलिमेंट्स को हमें पता चला. क्या हम डायरेक्टली किसी भी फंक्शन का ट्रूथ टेबल डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डायरेक्टली ड्रॉ ट्रूथ टेबल ऑफ एनी गिवन फंक्शन, बूलियन फंक्शन, विदाउट परफॉर्मिंग दीज इंटरमीडिएट स्टेप्स? ये इंटरमीडिएट स्टेप्स परफॉर्म किए बगैर क्या हम फंक्शन से ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, हम लिख सकते हैं. साथ एक कंडीशन भी गिवन है, इफ़ द गिवन फंक्शन इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फिर हम उससे डायरेक्ट ट्रूथ टेबल वो लिख सकते हैं. अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर हम उससे डायरेक्ट ट्रूथ टेबल नहीं लिख सकते. अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है? जब फंक्शंस के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं, अगर उन टर्म्स के अंदर सारे वेरिएबल्स इनपुट के प्रेजेंट हों तो हम कहते हैं फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल ये देखें जी, इस फंक्शन में 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. तीनों टर्म्स के अंदर इनपुट के सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं. इनपुट के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x, y एंड z. तो इस टर्म के अंदर भी x, y, z आ रहा है, चाहे सिंपल आए चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आए. इसके अंदर भी x, y, z आ रहा है और इसके अंदर भी x, y, z के वेरिएबल्स आ रहे हैं. अगर फंक्शंस के अंदर जितनी टर्म्स प्रेजेंट हैं, हर टर्म के अंदर इनपुट के सारे वेरिएबल्स आ रहे हों, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और इस हर एक टर्म को हम कहते हैं लिटरल. ये फर्स्ट लिटरल है इस फंक्शन की, ये सेकंड लिटरल है और ये थर्ड लिटरल है. तो इसको मैं अब ऐसे भी कह सकते हैं, अगर फंक्शन के अंदर जितनी टर्म्स हैं या जितनी लिटरल्स हैं, हर टर्म या हर लिटरल के अंदर अगर इनपुट के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हों तो हम कहेंगे कि फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि क्या हम फंक्शन से डायरेक्ट ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द इंटरमीडिएट स्टेप्स? तो आंसर था यस, हाँ हम कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने जिस तरह के एक्सप्लेन किया, जब फंक्शन के अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स के अंदर
सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है एक्स बार वाई बार जी, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर इनपुट के तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। सेकंड टर्म के अंदर भी इनपुट के तीनों वेरिएबल्स हैं। थर्ड टर्म के अंदर भी इनपुट के वेरिएबल्स सारे मौजूद हैं, तो ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड फंक्शन देखें एक्स बार वाई बार जी, एक्स वाई बार जी, ये दोनों टर्म्स तो ठीक हैं, लेकिन ये थर्ड टर्म एक्स बार वाई, इसमें जी मिसिंग है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन अब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर यहाँ पे जी आ जाता या जी बार आ जाता तो फिर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता। थर्ड फंक्शन हमारे पास एक्स बार वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी बार, एक्स बार वाई बार जी, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, तीनों के अंदर इनपुट के तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस तरह फोर्थ एग्जांपल है, इसमें फोर टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स के अंदर तीनों इनपुट्स के वेरिएबल मौजूद हैं, तो ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये सारी की सारी 3 इनपुट्स वाली हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हों तो फिर हर फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए उसकी हर टर्म के अंदर 4 वेरिएबल्स आने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है जी हाउ टू ड्रॉ directly truth table from the given function assuming that the function is in standard form। अब देखें ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये ऊपर एग्जाम्पल के अंदर गिवन है एक्स बार वाई बार जी प्लस एक्स वाई जी बार प्लस एक्स बार वाई जी। तो सबसे पहले क्या आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप देखें इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, तीनों के अंदर इनपुट के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो हाँ ये फंक्शन आंसर यस है कि ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अब अगर ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इससे अब ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट डूइंग द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस जो हमने इस पार्ट के अंदर की थी। इस पार्ट के अंदर अब हम बेसिकली जस्ट इनपुट ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, इसकी टेक्निक ये है कि जहाँ पे बार आ रहा है जिस वेरिएबल के ऊपर उसको आपने ज़ीरो कंसिडर कर लेना है। फॉर एग्जांपल अब एक्स की वैल्यू, एक्स के ऊपर बार है तो मैं अज्यूम करूँगा कि एक्स ज़ीरो है, वाई के ऊपर बार है तो मैं वाई को भी ज़ीरो अज्यूम कर लूँगा, जेड के ऊपर बार नहीं है तो मैं इसको वन ले लूँगा। तो अब आपने इस तरह इसके अंदर देखें तो ये बन जाएगा एक्स के ऊपर बार नहीं है तो ये वन है, वाई के ऊपर बार नहीं है तो वन है, जेड के ऊपर बार है तो ये ज़ीरो है। इस तरह एक्स बार वाई जी, तो एक्स को मैं ज़ीरो ले लूँगा, वाई को वन और जी को वन। अब आपने करना ये है कि जहाँ पे इनपुट में 0 0 1 आ रहा है उसकी जगह आउटपुट पे 1 लिख देना है। ये देखें यहाँ पे ये एक्स ज़ीरो है, वाई ज़ीरो और जी वन है, तो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो और जी वन, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 1 1 और 0 हो, तो ये 1 1 और 0, तो यहाँ पे 1 लगा देना आपने। नेक्स्ट 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 0 1 1 हो, तो ये 0 1 1, तो ये 1 है। बाकी सारी एंट्रीज को 0 कर देना। ठीक है, तो जब हमारे पास फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उससे हम ट्रूथ टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है कि एक्स बार वाई बार और जी बार, और जो बार वाले वेरिएबल्स हैं उनको 0 ट्रीट कर लेना है, और जो बार बार के बगैर वेरिएबल्स हैं उनको 1 ट्रीट करना है, और फिर देखना है कि वो पैटर्न क्या बनता है। फॉर एग्जांपल एक्स बार वाई बार जी ये बन रहा है 0 0 1, तो अब आपने टेबल में देखना है इनपुट में 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह आउटपुट पे 1 लगा देना है। नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है 1 1 0, तो अब 1 1 0 पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 0 1 1, तो 0 1 1 पे 1, बाकी सारी एलिमेंट्स इनके अलावा वो 0 कर देने हैं। ओके, अब हम दोबारा देखते हैं जी, ये एच का कॉलम है, तो मैं अब यहाँ से ही देख के बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे 1 आएगा। एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो, तो यहाँ पे 1 आएगा, वो आ गया। नेक्स्ट आएगा जी 0 1 और 0, 0 1 0 पे 1 आएगा, 0 1 0,
0 1 एंड 0। ओके, ये 1, ये जो ये यहाँ पे 1 आना चाहिए, इसमें थोड़ी सी करेक्शन आप लोगों को कर लेना। यहाँ पे 0 1 और 0, यहाँ पे 1 आएगा। ओके जी, नेक्स्ट x बार y बार z 0 0 1। तो ये देखें 0 0 1, तो यहाँ पे ये 1 आएगा। इसमें बेसिकली ये एंट्री, ये 1 यहाँ पे आना चाहिए था, वो एरर गलती होने की वजह से वो चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें फंक्शन कहाँ कहाँ पे 1 आएगा ट्रूथ टेबल के अंदर, x1 y1 और z0 1 1 0 1 1 0। देखें यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। नेक्स्ट है 0 1 1, क्योंकि x 0 है तो x के ऊपर बार है तो ये 0 हो गया, y के ऊपर बार नहीं है तो ये 1 है, z के ऊपर भी बार नहीं है तो ये भी 1 है। तो ये पैटर्न बन जाएगा 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। लास्ट है x y बार z बार 1 0 0, तो ये 1 0 0 पे भी बार है। बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं वो सब पे 0। लास्ट वाली एंट्रीज यहाँ पे भी 0 आएगा, x y z पे ये 0 आएगा। तो अब आपको टेक्निक समझ आ गई कि जब भी कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तो, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग यह है कि हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो अगर आपने उसे डायरेक्टली ट्रूथ टेबल ड्रा करना है तो उसका मेथड ये है कि जो x बार वाली टर्म्स हैं उनको 0 कंसिडर करना है, x बार y बार c बार y टर्म्स या कोई भी वेरिएबल आ रहा है अगर उसके ऊपर बार है तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे, और जो बार के बगैर है उसको 1 कंसिडर करेंगे, और फिर उस जगह पे 1 लगा देंगे, बाकी सारी एलिमेंट्स 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ टू राइट बूलियन फंक्शन फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल। अब हम इसका अपोजिट कर रहे हैं कि पहले हमें फंक्शन गिवन था तो उससे हम डायरेक्टली ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे थे। अब हमारे पास कोई ट्रूथ टेबल गिवन है तो उससे हम अब फंक्शन दोबारा जनरेट कर रहे हैं, अपोजिट प्रोसेस है। तो अब सेम टेक्निक है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे आपने इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे 1 है तो इक्वेशन बनेगी ए बार, अब 0 वाला वेरिएबल बार के साथ आएगा और 1 वाला वेरिएबल एज इट इज़ आएगा एक्सप्रेशन के अंदर। ये f1 यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो मैंने इसको लिख लिया a बार, b भी यहाँ पे 0 है तो मैंने इसको लिख लिया b बार, c यहाँ पे 1 है तो इसको मैंने c एज इट इज़ लिख लिया, और तीनों को आपस में एंड कर दिया। इनके दरमियान में अगर कोई नहीं एक्सप्रेशन हमने नहीं लिखा तो उसका मतलब ये है कोई सिंबल नहीं लगाया तो वो एंड हो रहे हैं आपस में। नेक्स्ट 1 कहाँ पे आ रहा है, हमने जस्ट वंस को देखना है। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है तो ये बन जाएगा a बार b एंड c, a बार b एंड c। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है तो ये बन जाएगा a b बार एंड c बार, ठीक है। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है a b एंड c, तो ये बन जाएगा a b एंड c। तो यहाँ पे ये नोट के अंदर भी लिखा हुआ है, अगर a 0 है तो वो a बार है, अगर a 1 है तो उसको हम a लिखेंगे। इस तरह अगर b 0 है तो वो b बार होगा और b 1 है तो b लिखा जाएगा। इस तरह c 0 है तो उसको c बार लिखेंगे और c 1 है तो उसको c लिखेंगे। अब इसी तरह अगर हम इस फंक्शन की सेकंड फंक्शन की इक्वेशन लिखना चाहें तो ये यहाँ पे 1 है, फर्स्ट 1 a भी 0 b भी 0 c भी 0, तो ये बन जाएगा a बार एंड b बार एंड c बार। सेकंड 1 यहाँ पे है तो ये बन जाएगा a बार b बार एंड c। थर्ड यहाँ पे है a b बार c बार, a b बार एंड c बार। नेक्स्ट यहाँ पे है 1 a b बार एंड c, ये टर्म आ रही है a b बार एंड c। इसके अंदर भी एक
मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 4 1 हैं तो यहाँ पे 4 एंट्रीज आनी चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री ए बार बी बार सी बार वो आ रही है, ठीक है। सेकंड ए बार बी बार एंड ये वाली मिसिंग है, ये 1 है, इसकी जगह ये 0, तो ए बार हो गया, ये बी बार और ये सी, तो यहाँ पे आप ऐड कर लें उसको। ओके, ये जस्ट कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको रिवाइज करवानी थी। इस तरह कुछ एक तो और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होंगे, वो रिवीजन के होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम के मैप के ऊपर हो जाएंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, लेक्चर नोट्स देखने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।